कांता जी की बात सुनकर अर्जुन उनके गले लग गया और बोला, हाँ दादी, मैं खुद पर उसका विश्वास इतना अटूट कर दूंगा कि अतीत के दर्द की कोई परछाई अब उसे परेशान नहीं करेगी। ये हुई ना बात। चल अब जा, दादी ने कहा तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, बिना ये देखे कि मीरा जी ने वहीं ओट में खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। ओह, लगता है मिलना पड़ेगा ईशानी की मामी और उसकी बहन से। मीरा जी एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोली। अर्जुन कमरे में आया तो ईशानी बालकनी में खड़ी खुले आसमान की ओर एकटक देख रही थी। अर्जुन धीमे कदमों से उसके पास आ गया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आपके होने की खुशबू मेरी सांसों में बसी है। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं आपको महसूस कर लूंगी। अर्जुन, ईशानी बिना पीछे पलटे ही धीरे से बोली। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हाँ अगर ऐसी बात है तो बताओ, मेरी सू खामोश क्यों है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ईशानी ने अटकते हुए अपना जवाब पूरा किया। देख रहा हूं मैं, जब से केशव के घर से आई हो तब से चुपचाप हो तुम। यहाँ तक कि केशव और दीपिका की सगाई को लेकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। उसने ईशानी को अपनी तरफ पलट लिया। ईशानी ने अर्जुन की तरफ देखा और एकदम से उसके सीने से लग गई और उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन बहुत अच्छे से उसकी बेचैनी समझ सकता था। उसने भी ईशानी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अर्जुन, हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ईशानी ने अर्जुन के सीने में अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा। मगर क्यों? अर्जुन ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा। पता नहीं, पर उन दोनों का यहाँ हमारी जिंदगी में वापस आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे आपको दूर कर देगा। ईशानी उसके सीने से लगी हुई बोली। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मुझ पर विश्वास रखो। अर्जुन उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश में था। ईशानी के लिए अर्जुन का सीना और उसकी बाहें सबसे सुरक्षित जगह थी जहाँ वो खुद को शांत कर पाती थी। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें ना एक और हनीमून प्लान करना चाहिए। ये वाला तो पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, है ना? अर्जुन ने बात बदलते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। तो ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें मार दी। ईशानी का डर अब शर्म में बदल गया था और अब वो अर्जुन से खुद को छुड़ाने की कोशिश में थी। आप ना एकदम बेशर्म हो गए हैं। ईशानी उसके सीने पर धीरे से मारती हुई बोली। इसे बेशर्म नहीं होना, रोमांटिक होना कहते हैं मेरी प्यारी ईशु। अर्जुन की उंगलियां ईशानी की कमर और पीठ पर हरकतें करने लगी थी, जिससे ईशानी सिहरने लगी। छोड़िए ना, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, कोई आ जाएगा ना? तुम्हें क्या मेरी शक्ल पर बुद्धू लिखा नजर आ रहा है? अर्जुन ने उसे अभी भी अपनी बाहों में समेटा हुआ था। क्या मतलब? ईशानी ने भौहें उचकाते हुए पूछा। तो अर्जुन ने उसके दाएं गाल को चूम लिया और बोला, मतलब ये है, इस वक्त हमारे कमरे में हमें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, समझी? ये वक्त, ये पल बस हमारे हैं और मैं इन पलों को किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। इसी के साथ अर्जुन ने उसके बाएं गाल पर भी अपना प्यार का एहसास अंकित कर दिया। अर्जुन की बातों ने ईशानी की धड़कनों को बढ़ा दिया और उसके दिल और दिमाग से मीनल और मामी की बातें कुछ पल के लिए ही सही गायब हो गई। इसे देख अर्जुन मन ही मन खुश हो गया। अर्जुन और ईशानी अपने प्यार के एहसासों में खोए हुए ही थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों अपने होश में आए। ईशानी ने मुस्कुराते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो अर्जुन हचकचा गया और ईशानी हंस पड़ी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अनाया थी। भाभी, आपको याद दिलाने आई हूँ कि 2 हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपको कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अब ईशानी के माथे पर एक बार फिर बल पड़ गए। तुम फिक्र मत करो अनाया, ईशानी टाइम से अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करवा देगी और अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी रेडी कर लेगी। अर्जुन आगे आते हुए बोला तो ईशानी परेशान सी उसकी तरफ देखने लगी। अरे हाँ भाभी, आपके पास तो आपका अपना पर्सनल ट्यूटर है, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई है ना, सब संभाल लेंगे, है ना भाई? अनाया अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली तो अर्जुन ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ये तू मेरी तारीफ कर रही थी या मेरी टांग खींच रही थी? आपको क्या लगा? अनाया अपने सर को सहलाते हुए बोली। मुझे तो अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ईशानी हंसते हुए बोल पड़ी। हाँ अनाया, ये है तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब संभाल लेंगे, संभाल लेंगे ना?
बड़ी ही मासूमियत से अर्जुन की तरफ अपनी पलकें झपकाती हुई ईशानी ने कहा। तो अनाया एकदम से बोली, भाई तो गए, और जोर से हंसते हुए वहां से भाग गई। अर्जुन 2 कदम उसके पीछे भागा, पर तुरंत रुक गया और वापस आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और ईशानी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अर्जुन बड़ी तपिश भरी नजरों से ईशानी की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन को अपनी तरफ बढ़ता देख ईशानी अपने कदम पीछे लेने लगी, तो अर्जुन ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, मगर वो ईशानी को पकड़ नहीं पाया। ईशानी भागकर सोफे के दूसरी तरफ चली गई। कुछ ही पलों में कमरे का माहौल बदल चुका था। अर्जुन ईशानी को पकड़ने के लिए कभी सोफे तो कभी टेबल के चक्कर लगा रहा था, पर हर बार ईशानी उसकी पकड़ से निकल जाती। ईशानी के चेहरे पर बच्चों जैसी खिलखिलाहट उतर आई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थीं कि तभी अर्जुन ने थोड़ी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए सोफे पर चढ़कर दूसरी तरफ ईशानी की कलाई को पकड़ लिया और इसी चक्कर में दोनों नीचे बिछे कालीन पर जा गिरे। ईशानी नीचे और अर्जुन उसके ऊपर, मगर उसने अपने हाथों के सहारे खुद का वजन संभाल लिया था। दोनों की नजरें आपस में मिली, पर इस बार ईशानी की नजरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो झुक गई। वादा करता हूँ ईसु, हर तरह से संभाल लूंगा तुम्हें, हमेशा। और इसी के साथ अर्जुन और ईशानी के होंठ कब एक दूसरे से जुड़े, इसका एहसास उन्हें खुद भी नहीं हुआ। आज की सुबह रोज की तरह ही व्यस्त थी। अर्जुन, विपुल, रमेश जी और अशोक जी नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। राम नरेश जी और कांता जी अपने कमरे में बैठे सत्संग सुन रहे थे। अब हाल में राधा जी, ईशानी, अनाया और मीरा जी ही थी। सीता के जाने के बाद मीरा जी से कोई ज्यादा बोलता नहीं था, और ना ही अब मीरा जी किसी से कोई सरोकार रखती थी। अर्जुन और ईशानी की शादी से पहले राधा जी और मीरा जी बहुत अच्छे से रहती थी, मगर अब मीरा जी के स्वभाव में कड़वाहट और स्वार्थ ज्यादा बढ़ गया था, जिसका पता घर में सबको था। पर घर की शांति बनाए रखने के लिए कोई ज्यादा बोलता नहीं था। भाभी, आज कितने दिनों बाद आप कॉलेज जाओगे, है ना? वैसे भाई ने आपकी मदद तो की ही होगी नोट्स बनाने में, अनाया ने शरारती अंदाज में कहा। तो ईशानी ने भी उसी अंदाज में राधा जी से कहा, माँ, मुझे लगता है मेरी प्यारी ननद अब बड़ी हो गई है, तो क्यों ना इनके लिए भी कोई सुंदर सा लड़का ढूंढा जाए। क्यों, है ना भाभी? अनाया चिढ़ते हुए बोली। तो ईशानी हंसते हुए बोली, क्यों, आपको नहीं चाहिए कोई मदद करने वाला? भाभी, आप ना बस रहने ही दो। अनाया ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपना मुंह फेर लिया। तो ईशानी उसके पीछे से उसके कंधे पकड़कर बड़े प्यार से बोली, अरे मेरी छोटी सी ननद जी तो गुस्सा हो गई, अब तो मनाना पड़ेगा इन्हें। जाइए, मैं नहीं मानने वाली। आप तो मुझे इस घर से भगाने की बात कर रही हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कट्टी। अनाया का मुंह अभी भी फूला हुआ था। ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही राधा जी बोल पड़ी, बस करो तुम दोनों ननद भाभी, कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है अब। चलो जाओ, मोहन को लेते जाना। ठीक है माँ, मम्मा, दोनों ने एक साथ कहा और एक दूसरे की तरफ देख हंस पड़ी और कॉलेज के लिए निकल गईं। कॉलेज पहुंचकर ईशानी और अनाया दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चली गईं। ईशानी ने अपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए और जितने असाइनमेंट वो बना चुकी थी वो सब उसने जमा करवा दिए। तभी उसकी एक दोस्त ने बताया कि एग्जाम्स में केवल 20 दिन ही बचे हैं, जिसे सुनकर ईशानी थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि इन्हीं दिनों में त्योहार और केशव भाई और दीपिका की भी सगाई है। उसकी तो पढ़ाई में भी गैप आ चुका था। अब कैसे मैनेज कर पाएगी वो ये सब? अगर कहीं फेल हो गई तो? ये सब सोच सोच कर उसका मन पूरी तरह से अशांत हो गया था कि तभी उसने दूर अनाया को किसी लड़के से बात करते हुए देखा। उनके बीच काफी दूरी थी, तो ईशानी को उनकी बातें कुछ सुनाई नहीं दी, मगर उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो लड़का अनाया से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा था और अनाया उसे उंगली दिखाते हुए पीछे होने को बोल रही थी। कुछ पल सोचकर ईशानी उनकी तरफ बढ़ गई। जब तक वो वहां पहुंची, वो लड़का जा चुका था। कौन था वो? ईशानी के पूछने पर अनाया एकदम से हचकचा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, कौन लड़का? अच्छा वो, अरे वो मेरा ही क्लास फेलो है। हाँ, तो क्या बात कर रही थी तुम अपने क्लास फेलो से? ईशानी ने अपने हाथों को बांधते हुए पूछा। तो अनाया एकदम से चुप हो गई। क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? दूर से देखने पर तो यही लगा मुझे। अगर ऐसा है अनाया, तो बताओ मुझे। ईशानी बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, वो तो मैं ही उससे गुस्सा थी। अनाया ने उसको समझाते हुए कहा।
तो ईशानी ने अपनी बहुएं उचकाते हुए पूछा। गुस्सा थी, मगर किस बात पर? अनाया ने एक गहरी सांस भरी और ईशानी का हाथ पकड़ दूसरी तरफ चली गई, जहाँ कोई नहीं था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम बताओ तो सही मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अनाया। ईशानी के चेहरे पर अनाया को लेकर फिक्र के भाव उमड़ आए थे। रिलैक्स भाभी, आप यहाँ बैठो, मैं आपको सब बताती हूँ। अनाया ने उसे वहां पड़े बेंच पर बिठाया और खुद भी उसके पास ही बैठ गई। वो आदित्य है भाभी, मेरे ही क्लास में पढ़ता है। वैसे तो वो बहुत ही समझदार है, मगर उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसका बहुत फायदा उठाती है। अपना सारा काम इससे करवाती है, यहाँ तक कि अपने सारे नोट्स भी इसी से बनवाती है। और ये बुद्धू बिना कुछ पूछे उसके सारे काम करता है। अनाया का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। तो इससे तुम्हें क्या? ईशानी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आप समझ नहीं रही हैं भाभी। उसकी गर्लफ्रेंड का ना एक और बॉयफ्रेंड भी है, जिसके साथ मिलकर वो आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। अनाया परेशान सी बोली। तो तुम्हें उसकी फिक्र है? ईशानी ने सीधे सीधे पूछा। तो अनाया एकदम चुप हो गई, पर फिर बोली, वो मेरा भी दोस्त है भाभी। मैं बस उसे समझाना चाहती हूँ कि वो लड़की उसके लिए सही नहीं है, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से आज मेरी उससे क्लास में बहस हो गई थी। तो अभी वो मुझसे उसी बारे में बात करने आया था, और अभी मैं बात करना नहीं चाहती थी। बस यही बात थी। क्या सच में सिर्फ यही बात है अनु? ईशानी की आवाज़ में गहराई थी। उसके इस सवाल पर अनाया फिर एक बार हड़बड़ा गई और नजर चुराकर बात बदलते हुए बोली, आप क्यों बार बार यही पूछ रही हैं? चलिए चलते हैं, अभी तो केशव भाई की सगाई के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। इतना कहकर वो ईशानी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ आई और फिर दोनों घर के लिए निकल गईं। पूरे रास्ते ईशानी और अनाया की आंख मिचौली चलती रही। ईशानी जहाँ अनाया की बातों और आंखों में कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, वहीं अनाया ईशानी की नजरों से बचने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। शॉपिंग करके दोनों घर पहुंची ही थी कि राधा जी ने दोनों को अपने पास बुला लिया। ईशानी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। दादाजी की बात ने ईशानी को अचरज में डाल दिया। उनसे मिलने कौन आ सकता है? तभी अनाया की आवाज से उसका ध्यान टूटा। ये कौन है भाभी? ईशानी अनाया की आवाज सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी, तो सामने हॉल के सोफे पर मामी और मीनल कांता जी और राम नरेश जी के साथ बैठी थी। उनको देखते ही ईशानी के चेहरे पर डर की झलक दिखने लगी कि तभी राधा जी ने आगे बढ़कर उसको संभाला। आराम से बेटा, तुम चिंता मत करो। वो यहाँ जिस भी इरादे से आई हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ऐसे रहो जैसे कि उनके होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशानी ने उनकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया, तो राधा जी को उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई पड़ी। राधा जी ने बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अब तुम सिर्फ ईशानी नहीं हो जो गलत बात पर भी चुपचाप आंसू बहाया करती थी। अब तुम ईशानी अर्जुन सिंघानिया हो, इस घर की, इस खानदान की बड़ी बहू हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगा तो तुम खुद को जवाब देने में सक्षम हो ना? राधा जी की बात सुनकर ईशानी को अर्जुन की बात याद आ गई। उसने भी तो यही कहा था, वो अब अकेली नहीं है, उसके पास भरा पूरा परिवार है जो उसके साथ है, उसको समझने वाला है, उसको संभालने वाला है। यही सब सोचकर वो राधा जी के गले लग गई और वो हंसी आवाज में बोली, जी माँ, थैंक यू मुझे संभालने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए। आपकी बेटी इतनी सक्षम हो गई है कि गलत के खिलाफ बोल सके। बच्चे माँ पापा को थैंक यू नहीं बोला करते, समझी? अब जा, उनसे मिल ले और उनको चाय नाश्ता करवा। ठीक है अनाया, तुम अपनी भाभी की मदद करोगी, ठीक है? राधा जी प्यार से दोनों के गालों को पुचकारते हुए कहा, तो दोनों ही मुस्कुरा उठी। ईशानी चाय नाश्ते लेकर हॉल में आई तो उसने मामी को नमस्ते कहा और चाय देने लगी। चाय पकड़ते हुए मामी नकली हंसी हंसते हुए बोली, कैसी हो ईशानी बेटा? इससे पहले कि ईशानी कोई जवाब देती, वो फिर बोली, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी ही होगी तुम। देखो कितने ठाट बाट से रह रही हो, तुम्हें देखकर पता ही नहीं लग रहा कि तुम वही ईशानी हो। कितनी बदल गई हो तुम। उस रात अगर तुम घर से भागती नहीं तो कहाँ तुम्हें इतना ऐशो आराम नसीब होता। चलो अच्छा है। मामी अपनी रौ में बोले जा रही थी, जिसे सुनकर वहां मौजूद किसी को भी अच्छा नहीं लगा। ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही कांता जी बोली, बेटा अपना अपना नसीब होता है। देखो ना, जो अर्जुन शादी के नाम से ही मुंह बनाता था, वो एक पल में ईशानी के साथ जन्मों के बंधन में बंध गया और खुश नसीब हो गए हम।
ईशानी के रूप में इतनी प्यारी बहू पाकर। कांता जी की बात से मामी की बोलती बंद हो गई और वो खिसियाई हुई सी बगलें झाँकने लगी। ये तो जी आपने सही कहा। अब देखो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मीनल को यहाँ दिल्ली में ही ब्याह दूँ। वो क्या है ना कि दोनों बहनें एक दूसरे के पास रहेंगी तो हौसला हो जाएगा। मामी मुंह चिकलाते हुए बोली। शादी? मीनल और ईशानी एकदम से चौंकी तो मामी ने मीनल को हल्की सी कोनी मार दी, जिससे वो चुप हो गई। तो लड़का ढूंढ लिया आपने? राम नरेश जी ने पूछा तो मामी बोली, जी अभी लड़का मिला नहीं, पर कोशिश करूंगी तो अच्छा लड़का मिल ही जाएगा मेरी मीनल के लिए। ओह अच्छा, बिल्कुल। वैसे यहाँ आप कहाँ ठहरी हैं? राम नरेश जी आगे बोले। वो फिलहाल तो दीपिका के घर ही ठहरे हैं। देखती हूँ कोई किराए का घर मिल जाए तो। जब तक मीनल की शादी नहीं कर देती तब तक तो यहाँ रहना ही होगा ना। मामी अब पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में थी। मीनल के लिए अच्छा लड़का ढूंढने की बात सुनकर ईशानी को वो दिन याद आ गया जब मामी ने उससे काफ़ी बड़ी उम्र के लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का करने की कोशिश की थी। किस कदर घुट गई थी वो। ईशानी का गला भरने लगा तो राधा जी उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, ईशानी बेटा जाओ तुम आराम करो, अभी कॉलेज से आई हो, थक गई होगी, फिर आने वाले फंक्शन की तैयारी भी तो करनी है। जाओ। अनाया बेटा तुम भी आराम करो। ईशानी ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपका दी और वो और अनाया अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर ईशानी की आंखों में रुके आंसू बह ही गए कि तभी उसको एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस हुआ। ये कीमती मोती किस खुशी में लुटाए जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना मुझे तकलीफ होती है इन्हें देखकर। अर्जुन ने उसके आंसू को अपनी उंगली पर लेते हुए कहा तो ईशानी उसके सीने से आ लगी और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। आई लव यू अर्जुन। उसके सीने लगी ईशानी धीरे से बोली तो अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, क्या बात है, इतनी इनायत? कुछ खास बात है क्या? हाँ खास बात है ना, और वो ये कि आप मेरी जिंदगी में हैं। इतना बोल ईशानी ने भी अर्जुन की पीठ पर अपने हाथ कस लिए और अर्जुन के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आकर ठहर गई। इस समय वो अनाया और आदित्य के बारे में भूल चुकी थी। मामी और मीनल जा चुके थे। दीपिका के घर पर सगाई की तैयारियां लगभग पूरी होने को थीं। अब सिर्फ एक दिन रह गया था। थोड़ी घबराहट और ज़्यादा खुशी के एहसासों से जूझ रही दीपिका जब भी मामी और मीनल को अपने सामने पाती, एक चिड़न उसके मन पर हावी हो जाती। उसने अपनी मम्मी से पूछा भी था कि कब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, जिस पर उन्होंने बताया था कि सगाई तक तो यहीं है, उसके बाद चले जाएंगे। ईशानी आज केशव के घर पर थी। अनिमा जी ने राधा जी से बोलकर ईशानी को एक दिन पहले बुलवा लिया था। अर्जुन मुंह बनाते हुए उसे छोड़ आया, पर इसका मन नहीं था उससे एक पल भी दूर रहने का। ईशानी और अनिमा जी ने मिलकर सारी तैयारियां कर लीं। अब इंतजार था तो कल का। सुबह से ही केशव और दीपिका के घर में रौनक लगी हुई थी। सगाई का सारा इंतजाम केशव के घर पर ही था, तो सब आखिरी समय की तैयारियों में लगे थे। ईशानी की नजरें रह रहकर दरवाजे की ओर जा रही थीं। कहा तो था अर्जुन ने कि वो सुबह जल्दी आ जाएगा, पर 11 बजने वाले थे और वो अभी तक आया नहीं था। ना ही उसने ईशानी को फोन किया था अभी तक। देख लो मम्मा, वो अर्जुन का बच्चा अभी तक नहीं आया। उसके सबसे खास दोस्त की सगाई है और उस महाशय का अभी तक कोई अता पता नहीं है। केशव ने नाराजगी दिखाते हुए कहा तो अनिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो फोन करके पूछ ले, कोई जरूरी काम आ गया होगा। क्यों? मैं क्यों फोन करूं उसे? खुद से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आखिर इकलौता जीजा है मेरा। केशव ने ईशानी की ओर देखते हुए कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा तो बताओ क्या करना है तुम्हारे इकलौते जीजा को? एक गंभीर सी आवाज सबके कानों में पड़ी तो सबके चेहरे खिल उठे, खासकर ईशानी का। अर्जुन पूरे परिवार के साथ पहुंच गया था। राधा जी, रमेश जी, अशोक जी, मीरा जी, दादू और दादी, विपुल और अनाया। आज पूरा परिवार केशव के घर पर मौजूद था। महेश जी और अनिमा जी ने आगे बढ़कर बहुत अच्छे से स्वागत किया और सबको अंदर लेकर आए। ईशानी ने भी सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विपुल और अनाया तो केशव के पास जाकर उससे आज की डांस पार्टी की डिस्कशन करने लगे और अर्जुन अपनी प्यारी सी पत्नी को नजर भर देखने लगा। तो मेरे प्यारे विपुल और अनाया, आज की पार्टी का होस्ट मैं तुम दोनों को बनाता हूँ। तुम देख लेना, और आज अर्जुन और ईशानी का स्पेशल डांस होगा ही होगा, याद रखना। केशव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो अनाया ने एकदम से पूछा, पर आज तो आपका और दीपिका भाभी का स्पेशल दिन है,
तो डांस तो आप दोनों का होना चाहिए ना। वो तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। पर वो क्या है ना कि मेरी लाडली बहन शर्माती बहुत है, और अर्जुन वो सबके सामने खुद को बहुत ही गंभीर दिखाता है। पर आज लोगों को पता चलना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। केशव के दिमाग में इस वक्त मामी मीनल और मीरा जी घूम रही थी। ओह अच्छा, ये बात है। कोई ना भाई, आज सगाई में आप चारों की परफॉर्मेंस धूम मचाने वाली है। वी आर वेटिंग, दोनों ने खुशी से चहकते हुए कहा, और लग गए आज पार्टी को स्पेशल बनाने के प्लान में। सगाई का समय शाम के 7 बजे का था। लॉन में बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। सामने सगाई के लिए बने मंच पर गुलाब और आर्केंटा की बेहतरीन सज्जा वहाँ के माहौल को और भी खास बना रही थी। सब खास मेहमान वहाँ आ चुके थे। जीवन राम जी, कौशल्या जी, मामी और मीनल भी वहाँ पहुँच गए थे। कौशल्या जी मनी मन अपनी बेटी के नसीब को लेकर बहुत खुश थीं। मेहमानों के बीच केशव और दीपिका की सगाई को लेकर बातें चल रही थीं। अनिमा जी और महेश जी सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। विपुल और अनाया भी माइक हाथ में लिए मंच पर आ चुके थे। अब बस सिर्फ 2 लोग ही वहाँ नहीं थे, और सबकी नजरें उन्हें ही तलाश कर रही थी। केशव जो अच्छे से सज धज कर स्टेज पर बैठा हुआ था अर्जुन के साथ, उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा था। यार ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आई? इतना भी क्या तैयार होना? केशव चिढ़ते हुए बोला। तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, आदत डाल लो साले साहब, तुझे बड़ा मजा आ रहा है। केशव ने उसे घूरते हुए कहा। तो अर्जुन हंसते हुए बोला, अजी मजा कैसा? मैं भी तो मेरे वाली के इंतजार में पलके बिछाए बैठा हूँ। ओहो क्या बात है, वैसे मेरी बहन है ही बहुत प्यारी। केशव बोला तो अर्जुन एकदम से बोल पड़ा, इसमें कोई शक नहीं, वैसे मेरी बहन भी बहुत प्यारी है, तो तू जरा संभल कर। अर्जुन की बात पर केशव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो अर्जुन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर सामने की तरफ घुमाई और बोला, मैं दीपिका की बात कर रहा हूँ। सामने से दीपिका क्रीम कलर का गाउन और मिनिमल मेकअप किए लजाती शर्माती चली आ रही थी। साथ में ईशानी, जिसने रानी पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी गोल स्टोन की बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कानों में लटकते लंबे झुमके और गले में मंगलसूत्र। उफ, दोनों के दोनों अपने होश खोने लगे थे कि विपुल और अनाया उनके अगल बगल आकर खड़े हो गए। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी भाभियाँ। विपुल और अनाया ने दोनों को कंधा मारते हुए कहा, तो बेहोशी में दोनों एक साथ बोले, बेहद खूबसूरत। विपुल और अनाया की हंसी छूट गई और दोनों अपने होश में लौटे। ईशानी और दीपिका ने एक नज़र उठाकर अर्जुन और केशव की तरफ देखा, तो शर्माकर नजरें झुका लीं। सारे मेहमानों की नजरें उन दोनों पर ही थीं। ईशानी ने दीपिका को ले जाकर केशव के पास खड़ा कर दिया और धीरे से बोली, कैसी लग रही है मेरी होने वाली भाभी? कयामत। केशव के इतना बोलते ही दीपिका ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो वो आंखें मारते हुए मुस्कुरा दिया। बहुत ही सुंदर लग रही हो दीपिका। अर्जुन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, तो केशव को अर्जुन की बात याद आ गई। थैंक यू जीजू, दीपिका ने शर्माते हुए कहा। ओके ओके, चलिए अब तारीफ करने का सेशन खत्म हुआ, तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अनाया आगे बढ़कर बोली, तो अनिमा जी और कौशल्या जी स्टेज पर आ गईं। कौशल्या जी के साथ मीनल भी अंगूठी वाली थाली लेकर स्टेज पर चली आई, जहां उसकी नजरें माइक थामे विपुल पर जाकर ठहर गईं। अनिमा जी ने आगे बढ़कर केशव को अंगूठी दी, तो उसने बिना कोई देर किए दीपिका का हाथ पकड़ तुरंत पहना दी। उसकी ये जल्दीबाजी देखकर सब हंस पड़े, तो वो थोड़ा झेप गया और बोला, पहले ही इसने कितनी देर कर दी यहाँ आने में, सुमुहूर्त निकल जाता तो। दीपिका उसकी बात सुनकर शर्म से पानी हो गई और उसने नजर उठाकर केशव को घूरा, पर फिर अगले ही पल पलकें झुका लीं। उसकी बात सुनकर फिर सबकी हंसी निकल गई कि तभी कौशल्या जी ने मीनल से अंगूठी देने को कहा। मीनल को वहां स्टेज पर खड़े देख उन चारों में से किसी को अच्छा नहीं लगा, पर फिलहाल सब चुप ही थे। मीनल ने जबरदस्ती मुस्कुराते थाली दीपिका के आगे कर दी और दीपिका ने अंगूठी हाथ में पकड़ ली। वो कुछ झिझक रही थी कि एक बार से उतावली करते हुए केशव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ उसके हाथ से अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। यह देख सब खिलखिलाकर हंस पड़े और दीपिका शर्माते हुए कौशल्या जी के गले लग गई। अब स्टेज पर सिर्फ दीपिका और केशव ही बचे थे, जो कुर्सियों पर बैठे थे। वहीं दूसरे मंच पर विपुल माइक थामे शाम को आगे बढ़ाने लगा। मीनल की नजरें लगातार उस पर बनी हुई थी। ये बात विपुल ने भी महसूस की,
पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, तो इसी के साथ ही हमारी प्यारी दीपिका भाभी केशव भैया के साथ जुड़ गई। आइए अब इस प्यारी सी शाम को थोड़ा और रंगीन किया जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब बैठ जाइए और लुत्फ उठाइए आने वाले डांस सीक्वेंस का। विपुल पूरे जोश से बोला तो अनाया ने सबसे पहले अनिमा जी और महेश जी, राधा जी और रमेश जी का नाम पुकारा। चारों एक दूसरे को देखकर ना नुकर करने लगे कि तभी विपुल जोर से हुटिंग करते हुए कहा, पापा और अंकल, आज बता ही दीजिए कि आप लोग आज भी दिल से जवान हैं। अरे अब आप भी जाइए स्टेज पर। विपुल की बात आगे को बढ़ाते हुए अनाया ने अनीमा जी और राधा जी को चेयर अप किया तो चारों स्टेज पर आए। झिझक और शर्म से भरी दोनों समधन एक दूसरे को देख रही थी कि तभी गाना शुरू हुआ और दोनों ने गाने के बोल गुनगुनाते हुए डांस करना शुरू किया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले। दोनों को यूं नाचते देख रमेश जी और महेश जी ने अपने कदम मिलाए और गाने के बोल आगे बढ़ाए। उन चारों को यूं नाचते देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट ठहरी। जैसे ही गाना खत्म हुआ और सभी ने जोर से तालियां बजाईं, अनीमा जी और राधा जी के चेहरे शर्म से लाल हो गए और दोनों तुरंत ही स्टेज से नीचे उतर आईं। उनके पीछे पीछे रमेश जी और महेश जी भी हंसते हुए नीचे आ गए। वाह पापा, मम्मी, अंकल और आंटी, मजा आ गया। क्या शानदार डांस किया है आप चारों ने। लव यू ऑल। विपुल अपने ही अंदाज में बोला, जिसे देख मीनल उसकी तरफ खींचने लगी। मामी ने मीनल की तरफ देखा और उसकी नजरों का पीछा किया तो उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। यह शायद उस अर्जुन का भाई है। कैसा रहे अगर मेरी मीनल की शादी इसके साथ हो जाए। भाग ही खुल जाएंगे मेरी बच्ची के। मामी खुद ही खुद सोच मुस्कुराने लगी कि तभी फिर एक बार स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, जिसमें इस बार बारी थी अर्जुन और ईशानी की, जो स्टेज से कुछ दूर एक कोने में काफी देर से एक दूसरे की आंखों में खोए बैठे थे। अपना नाम सुनकर जैसे उनको झटका लगा, ईशानी हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या किया, मुझे तो डांस बिल्कुल नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगी स्टेज पर। अर्जुन उसकी हड़बड़ाहट देख उसके हाथों को थाम कर खड़ा हुआ और बोला, जस्ट रिलैक्स ईशु, मैं हूं ना। डांस तो मुझे भी नहीं आता, पर तुम्हारे साथ रोमांस करने का मौका छोड़ भी नहीं सकता। और आज तो मेरी जिगरी यार का खास दिन है, तो उसके लिए तो कुछ स्पेशल करना ही होगा ना। ईशानी उसकी आंखों में खोई सी बोली, मगर मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता, कहीं मेरी वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। प्लीज मेरी बात समझिए। क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड दीपिका के लिए अपने अंदर का डर दूर नहीं कर सकती ईशु। देखो हम दोनों का नाम सुनकर उनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट आ चुकी है। उन दोनों की नजरें हमें ही ढूंढ रही हैं। तो चलें। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ईशानी ने स्टेज की तरफ देखा। सच में केशव और दीपिका के चेहरे खिल गए थे और उनकी नजरें उन दोनों को ही ढूंढ रही थी। बेहद सकुचाते हुए उसने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन और ईशानी के स्टेज पर आते ही केशव और विपुल ने जोर से हुटिंग की। वहीं दीपिका और अनाया जोर से बोली, बेस्ट ऑफ लक ईशानी भाभी। अर्जुन ने ईशानी की तरफ देखा तो ईशानी के चेहरे पर अभी भी घबराहट थी। अर्जुन ने एक घुटने पर बैठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और इसी के साथ गाना शुरू हुआ। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अर्जुन ने ईशानी के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। इसी के साथ ईशानी की नजरें उसकी नजरों में उलझ गईं और उसका हाथ अर्जुन के कंधे पर आ गया और बहुत धीरे धीरे वो उसके कदमों के साथ अपने कदम मिलाने लगी। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। गाने के बोल अर्जुन के दिल के जज्बातों को हूबहू बता रहे थे और ईशानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। गाने के खत्म होते होते कब वो एक दूसरे में खो गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। ईशानी अर्जुन की बाहों में सिमटी हुई थी और अर्जुन ने भी उसे कसकर अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। वाह भैया, क्या बात है, हाउ रोमांटिक। विपुल और अनाया की आवाज से दोनों होश में आए और ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसने नजरें चुराई और स्टेज से नीचे भागते हुए सीधे राधा जी के आंचल में आ छुपी। राधा जी ने उसके माथे को चूमा और बोली, बेहद प्यारी लग रही थी मेरी बिटिया, यूं ही खुश रहना दोनों हमेशा। इधर अर्जुन शर्म से गर्दन नीचे कर मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे उतर आया और केशव की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में लाजवाब का इशारा किया, जिस पर अर्जुन ने उसे घूर कर देखा तो कुछ पल बाद दोनों हंस पड़े। सगाई का कार्यक्रम बेहद हंसी खुशी से निमट गया था और सारे मेहमान जा चुके थे। मामी अपनी आगे की योजना बना चुकी थी
जिसके बारे में मिन्नल को भी नहीं पता था। सुबह अर्जुन की नींद खुली, अधखुली आंखों से देखा तो चेहरे पर खिली हुई मुस्कान ठहर गई। ईशानी बेखबर से उसके सीने पर सर रखे हुए गहरी नींद में थी। हर रोज ईशानी अर्जुन से पहले उठ जाती है, पर आज उसकी नींद कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अर्जुन ने झुककर उसके माथे को चूमा और उसके कान के पास धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग ईशु। उसकी आवाज़ से ईशानी हल्की सी गुनगुनाई और उसे थोड़ा और कसकर पकड़कर फिर से सो गई। उसकी इस हरकत पर अर्जुन को बेहद प्यार आया। वो ईशानी को उठाना नहीं चाहता था, पर अभी ईशानी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, क्योंकि परीक्षाएं सर पर थीं और साथ ही साथ केशव की शादी की तैयारियां भी करनी थीं। उसने ईशानी के बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए फिर एक बार उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर ईशानी की नींद नहीं टूटी। उसने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, अगर मेरे 5 कहने तक तुम नहीं उठी तो फिर मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं उठने दूंगा। 1 2 ईशानी हल्की सी कुनमुनाई, पर आंखें बंद ही थीं। 3 ईशानी की बंद आंखें थोड़ी हिली। 4 हल्की सी जबरदस्ती आंखें खुली। 5 देखो मैं उठ गई। ईशानी झटके से उठी और तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गई। अर्जुन खिलखिलाकर हंस दिया और खुद में ही बुदबुदाया, पागल लड़की। कुछ देर में ईशानी बाहर आई तो देखा अर्जुन कमरे में नहीं था। उसने चैन की सांस ली और आईने के सामने जाकर खड़ी हो कल की बात सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे पता ही नहीं चला कब अर्जुन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो दोनों का नाश्ता खुद ही ऊपर ले आया और राधा जी को कह दिया कि ईशानी की परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसे कोई काम ना करने दें, जिस पर उन्होंने हाँ में सहमति जता दी थी। अपने पीछे खड़े अर्जुन को देख उसे लगा कि वो उसका भ्रम है। आप ना बहुत खराब है। इतनी अच्छी नींद आ रही थी मगर आपने मुझे उठा दिया। इतना प्यारा सपना देख रही थी मैं। समंदर के किनारे हम दोनों साथ चल रहे हैं और हमारे पीछे एक नन्हा। इतना बोल वो खामोश हो गई। फिर एकदम से बोली, कितना खूबसूरत सा सपना था, पर अभी उसके पूरा होने में काफी टाइम है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तो एकदम से चौंक कर पलटी। आप सच में यहाँ हैं? मुझे लगा कि आप ऑफिस चले गए। अगर ऑफिस चला जाता तो सोते वक्त तुम्हारे चेहरे पर छाई मुस्कुराहट का राज कैसे जान पाता। इतना सुनते ही सानी ने शर्म से अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना बताओ। अर्जुन शरारत से बोला तो ईशानी आगे बढ़ने लगी, पर अर्जुन ने उसकी कलाई थाम ली और अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ईशानी भी किसी बच्चे की तरह उसके सीने में चिपक गई। अर्जुन उसके सर को सहलाते हुए बोला, ईशु, बहुत खूबसूरत सपना था। वो एक दिन जरूर सच होगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पहले वो सपने पूरे करो जो मैंने तुम्हें लेकर देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दो। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी ने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए अलग सा ही विश्वास नजर आया। पर अर्जुन, मैं कैसे? मुझे तो बिजनेस को लेकर कुछ नहीं पता। और खुद पर सवाल करते हुए वो अर्जुन से बोली, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर से बात की थी। वैसे तो तुम्हें कॉलेज पूरा करने में 1 साल बचा है, पर अगर तुम थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगी तो तुम्हें अगले 6 महीने में ही डिग्री मिल जाएगी और फिर तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर पाओगी। अर्जुन उसे सब बता रहा था और ईशानी की आंखें भर चुकी थीं। वो उसके लिए इस हद तक सोचता है, कभी अपनी बुरी किस्मत को कोसने वाली। वो आज उसके पास शब्द नहीं थे भगवान को धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने अर्जुन को उसकी जिंदगी में भेजा था। ईशानी की आंख से आंसू बहकर अर्जुन की शर्ट पर गिरा तो अर्जुन को महसूस हुआ, हे ईशु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? प्लीज बताओ क्या हुआ। अर्जुन ईशानी का चेहरा अपने हाथों में थाम उसके आंसू पोंछने लगा। ईशानी इस वक्त कुछ कह ही नहीं पा रही थी। मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या मैंने कुछ गलत? अर्जुन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि ईशानी ने उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। आपकी पूजा करने को जी करता है अर्जुन। आप मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। आपको पता है, मैं भगवान से बहुत गुस्सा रहती थी कि उन्होंने मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिखे थे, पर नहीं पता था कि आप मेरे जीवन में उनका रूप बनकर आ जाएंगे। मीनल को पढ़ते देखती तो बहुत मन करता था कि मैं भी पढूं, और दीपिका की जब यहाँ जॉब लगी तब खुद के लिए बहुत बुरा लगा था कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाई। बहुत बड़े सपने नहीं थे मेरे,
पर खुद को कुछ करते देखना चाहती थी अपने लिए, अपने माँ पापा के लिए, पर नहीं कर पाई। और आज देखिए आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आपको पाकर खुद पर घमंड करने का मन करता है मेरा। ईशानी का गला भर्रा गया। अर्जुन जो अब तक खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, तो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो कर लो घमंड। रोती हुई ईशानी मुस्कुरा उठी। तो फिर तेरा, पहले तो मेरा सपना पूरा करोगी और फिर मैं तुम्हारा। अर्जुन उसे छेड़ते हुए बोला तो ईशानी ने धीमे से उसके सीने पर मारा। बहुत परेशान करते हो आप मुझे। और खुद ही उसके सीने से लग गई। अब परेशान करूंगा तो ही तुम्हारा सपना पूरा होगा ना। अर्जुन के बोलते ही ईशानी के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई और उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। केशव और दीपिका के मम्मी पापा ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी और ईशानी ने अपनी परीक्षा की। अर्जुन शाम को उसे अपने पास अपने साथ बैठाकर उसे अच्छे से सारे टॉपिक समझाता जो वो खुद नहीं जानता। उसे पहले यूट्यूब वीडियो से खुद समझता और फिर ईशानी को समझाता। ईशानी अपने प्रति अर्जुन की इस लगन को देख पूरे मन से बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। ईशानी की परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद ही केशव और दीपिका की शादी तय हुई थी और अर्जुन उसे पढ़ने में मदद कर रहा था, तो इस हिसाब से उसको कोई खास परेशानी नहीं होने वाली थी। घर परिवार और पढ़ाई के बीच सामंजस्य बिठाते हुए ईशानी पूरी मेहनत कर रही थी। अर्जुन भी अपने ऑफिस और नए प्रोजेक्ट के साथ साथ ईशानी को पूरा समय दे रहा था। दीपिका और केशव छुट्टी पर थे तो अर्जुन के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया था, पर उसने एक बार भी इस चीज़ को किसी को जाहिर नहीं होने दिया। देखते ही देखते उसकी परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली थी। ईशानी सुबह से अपने बनाए नोट्स पढ़ने में लगी थी। अर्जुन सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था ताकि शाम को ईशानी को समय दे सके। अनाया भी अपने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी खुश थी, पर कहीं न कहीं वो मन में उदास थी। आदित्य को लेकर उसके मन में एक खास कोना बन चुका था, जिसकी वरना किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि आदित्य को भी। अगली सुबह ईशानी और अनाया कॉलेज जाने के लिए तैयार थीं। अर्जुन खुद उन्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा था। कॉलेज के लिए निकलते हुए ईशानी ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और राधा जी ने उसे और अनाया को दही शक्कर खिलाया। अच्छे से शांत मन से परीक्षा देना बेटा, सब अच्छा ही होगा। राधा जी ने ईशानी के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली तो ईशानी भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते इससे पहले ही अर्जुन ने अनाया को इशारा किया तो वो उसे खींचते हुए बाहर ले गई और तीनों कॉलेज के लिए निकल गए। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही ईशानी थोड़ी घबरा गई। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार कॉलेज की परीक्षा दे रही थी, पर इस बार अर्जुन ने उससे काफ़ी उम्मीदें बांध ली थी, जिसके चलते वो थोड़ी परेशान हो गई। पर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उसने अपनी परीक्षा पूरी की। बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। अनाया जब अपनी परीक्षा देकर उसके पास आई तो जैसे वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। कैसा गया एग्जाम भाभी? अनाया ने पूरी उत्सुकता से पूछा तो ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, पता नहीं। पता नहीं इसका क्या मतलब? अनाया चौंक गई। पेपर पूरा किया है मैंने अनु, पर दिल में घबराहट हो रही है। ईशानी अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर आप क्यों इतने परेशान हो? अनाया ने उसको साइड से हक कर लिया। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा अच्छे से पढ़ा था मैंने, नोट्स भी काफ़ी अच्छे से रिवाइज किए थे, पर क्वेश्चन पेपर को देखकर मैं एकदम सुन्न हो गई। ईशानी के चेहरे पर रह रहकर डर के भाव आ जा रहे थे। ओह, तब तो आपको बहुत डांट पड़ने वाली है भाई से, अनाया मजाक में बोली। उसकी बात सुनकर ईशानी का चेहरा उतर गया, जिस पर अनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओ मेरी भोली सी भाभी, जस्ट रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। भाई कुछ नहीं कहेंगे। ईशानी ने सिर्फ गर्दन हिलाई। घर पहुंचे तो कांता जी ने उसे अपने पास बुलाया और वहीं बिठा लिया। अनाया अपने कमरे में चली गई। आज अर्जुन भी जल्दी आ गया था। उसे अपने शिमला वाले नए मॉल के लिए कुछ डिजाइन फाइनल करने थे। आते ही उसने राधा जी को कॉफ़ी के लिए कहा और अपने कमरे में चला गया। ईशानी को उसने दादी के पास बैठे देख लिया था, पर कुछ कहा नहीं। कांता जी के साथ कुछ देर बिताने के बाद ईशानी ऊपर आने लगी तो राधा जी ने उसे कॉफ़ी के 2 मग पकड़ा दिए। कॉफ़ी लेकर ईशानी कमरे में पहुंची तो देखा अर्जुन सोफे पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ कुछ काम कर रहा था। आपकी कॉफ़ी? ईशानी ने कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए कहा तो अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कॉफ़ी के साथ साथ उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। क्या हुआ ईशु? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज का एग्ज़ाम कैसा हुआ तुम्हारा?
अर्जुन के हाथ में उसकी हथेली थी जिसे वो अंगूठे से सहला रहा था। उसकी बात सुनकर ईशानी कुछ बोल नहीं पाई और गर्दन झुका ली। उसको खामोश देख अर्जुन ने उसका झुका हुआ चेहरा देखा तो उसने काफी का मग साइड रखा और ईशानी का चेहरा अपने हाथों में भर अपनी तरफ किया और बोला, अगर एग्जाम को लेकर तुम परेशान हो तो इट्स ओके। अगर इस बार अच्छा नहीं भी हुआ तो अगली बार हो जाएगा। इतनी सी बात को लेकर खुद पर कोई दबाव मत रखो, समझी? चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। मुझे मेरी ईशू सिर्फ और सिर्फ हंसती हुई अच्छी लगती है। और वैसे भी आज तो पहला एग्जाम था, अभी तो 7 और बचे हैं। तुम आज की कमी किसी और में पूरी कर देना, सिंपल। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी ने उसकी तरफ देखा और भरी आवाज में बोली, आपको कैसे पता चला? हाँ, अब 9 महीने शादी को होने आए तो इतना तो मुझे पता चल ही गया कि मेरी प्यारी सी ईशू को कौन सी बात तकलीफ देती है। अर्जुन गालों को सहलाता हुआ बोला, थैंक यू अर्जुन। ईशानी बैठे बैठे उसके गले आ लगी तो अर्जुन शरारत से बोला, वैसे थैंक यू कहने को और भी तरीके थे। क्या मतलब? ईशानी ने चेहरा ऊपर कर इशारे से पूछा तो अर्जुन ने उसके होंठों की तरफ अपनी नजरें ठहरा ली, जिससे भाप ईशानी शर्म से लाल हो गई और वापस अर्जुन के सीने में जा छुपी। बिना कहे वो सब जान लेता है, लड़खड़ाती मुझे हर बार संभाल लेता है। कैसे उससे इश्क न बढ़े, वो मेरा हमसफर खुद में मुझको ढाल देता है। ईशानी के एग्जाम आज खत्म हो गए थे और केशव की शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। अपना आखिरी एग्जाम देकर जब ईशानी और अनाया घर पहुंची तो देखा केशव सबके साथ बैठा हुआ मस्ती मजाक कर रहा था। अर्जुन भी वहीं था और उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। भाई, आप यहाँ? ईशानी चहकती हुई सी बोली और उसके पास आ गई। अनाया भी अर्जुन के पास जाकर बैठ गई और उसे धीरे से कंधा मारते हुए बोली, क्या बात है भाई, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? इतना सुनते ही सबके चेहरों पर दबी सी मुस्कान आ गई, पर जाहिर किसी ने नहीं होने दिया। अर्जुन ने अनाया को हल्का सा घूरा और वहां से उठते हुए बोला, माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी भिजवा दीजिएगा प्लीज। अरे अरे, तू कहाँ चला? केशव ने उसको रोका और वापस वहीं बिठा दिया और ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, माँ ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है मुझे, शादी तक वहीं रहना है तुम्हें। उसकी बात सुनकर ईशानी चौंक गई और नजरें अर्जुन की तरफ चली गई। अर्जुन उससे इशारे से मना करने को कह रहा था। ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही कांता जी बोली, जा बेटा, अपने जाने के लिए पैकिंग कर ले। दादी, वो हमारे साथ चली जाएगी ना? शादी तो 2 दिन बाद की है ना? अर्जुन उखड़ते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, बाकी की रस्मों के लिए मेरी बहन का होना जरूरी है। हाँ, अगर ईशानी के बिना मन नहीं लगेगा तो एक काम कर, तू भी चल। इस बार केशव ने जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्जुन और भी चिढ़ गया। माँ, आप प्लीज मेरे लिए कॉफी भिजवा देना। अर्जुन अपने कमरे में चला गया और सब हंस पड़े। ईशानी शर्म से लाल सीधा किचन की ओर दौड़ गई। कॉफी लेकर वो अपने कमरे में जाने लगी तो राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, वो सकड़ू को मना लेना बेटा और पैकिंग कर लेना, तुम्हारा जाना जरूरी है। ईशानी ने शर्म से झुके चेहरे से हाँ में गर्दन हिला दी। कमरे में पहुंचकर ईशानी ने देखा तो उसे कमरे में अर्जुन वहां नजर नहीं आया। कॉफी टेबल पर रख वो बाथरूम की तरफ गई, वो वहां भी नहीं था। अब बालकनी की तरफ उसके कदम बढ़े तो देखा वो दीवार से टेककर अपने हाथ बांधे ऊपर आसमान को एकटक देख रहा था। शाम के समय अब हल्की ठंड होने लगी थी। उसको ये देख ईशानी पास आकर बोली, अगर आप कहेंगे तो नहीं जाऊंगी मैं, पर आप यूं उदास अच्छे नहीं लगते। अर्जुन ने गहरी सांस भरकर उसकी तरफ देखा और फिर आराम से बोला, और अगर तुम नहीं गई तो वो तुम्हारा भाई और मेरे होने वाले जीजा मुश्किल कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपको यूं उदास नहीं देख सकती। ईशानी ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। ठीक है, 2 दिन की ही बात है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि रात का वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा, क्योंकि दिन तो तुम बिजी रहोगी, इसलिए इन दिनों में तुम रात को मुझे फ़ोन करोगी। वादा? अर्जुन ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। पक्का वादा? अब तो आप गुस्सा नहीं है ना? ईशानी ने बड़ी मासूमियत से कहा तो अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें देखे बिना अब चैन नहीं आता मुझे, इसलिए मन उदास था। अब तो आप उदास नहीं है ना? ईशानी ने पूछा तो अर्जुन ने नामे गर्दन हिला दी। तो चलिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और अब बाहर ठंड भी बढ़ गई है। ईशानी उसका हाथ पकड़ अंदर ले आई और बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। कॉफ़ी पीकर अर्जुन नीचे वापस आ गया
तो केशव हंसते हुए बोला, तो साहब का गुस्सा कुछ कम हुआ या नहीं? इससे पहले कि अर्जुन जवाब देता, केशव फिर बोल पड़ा, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मेरी शादी ही क्यों ना रुक जाए। बंद कर अपनी नौटंकी। मुझे भी मालूम है उसे लिए बिना तू कहीं नहीं जाएगा, लेकिन शादी के बाद वो मेरे साथ ही वापिस आएगी, तब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, समझा? अर्जुन अकड़ते हुए बोला। तो सब एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। आज केशव और दीपिका की हल्दी की रस्म थी। सारे अरेंजमेंट्स घर के लॉन में ही किए गए थे। पीले और हरे रंगों की सजावट मन मोह लेने वाली थी। बस कुछ खास रिश्तेदार, दीपिका और उसका परिवार, मामी और मीनल, अर्जुन का सारा परिवार सब वहीं थे। होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना देखें, इसका खास ख्याल रखा गया था। केशव पीले रंग की लखनवी कुर्ते पजामे में बहुत जच रहा था। ईशानी ने भी पीले रंग का टिशू का लहंगा पहना था, जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम था। हल्के मेकअप और फूलों की ज्वेलरी उसको और भी खूबसूरत बना रही थी। बाकी सबने भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो अवसर की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। अर्जुन ने भी पीले रंग का माहेश्वरी सिल्क का कुर्ता पजामा पहना था। ऊपर से लेकर नीचे तक सलीके से तैयार हुआ अर्जुन अपने लुक से कहर ढा रहा था। चेहरे पर छाई गंभीरता उसे और भी आकर्षक बना रही थी। अब उसे इंतजार था अपने जान का, जो अभी तक उसके सामने नहीं आई थी। ईशानी दीपिका के पास चली गई थी, उसे तैयार करवाने में हेल्प करने के लिए। दीपिका को देखते ही अपने हाथों से उसकी नज़र उतारते हुए ईशानी बोली, मेरे पास शब्द नहीं है तेरे इस रूप की तारीफ करने के लिए दीपू। सच मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तेरे और भाई के लिए। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ईशानी की बात सुनकर दीपिका ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, और मैं खुश हूँ तेरे लिए। कहा था मैंने कि कोई ऐसा आएगा जो हमेशा तेरा साथ देगा। अर्जुन जीजू तो मेरी उस कल्पना से ज़्यादा अच्छे हैं, है ना? ईशानी ने हाँ में गर्दन हिलाया और बोली, सबसे अच्छी बात कि हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे, दोस्त भी, ननद भाभी भी। चल अब देर हो रही है, उन दोनों की नज़रें बेचैनी से हम दोनों को ही ढूंढ रही होंगी। इस बात पर दोनों हंस पड़ी। दीपिका ने पीला और गेंजा का लहंगा गुलाबी रंग की फूलों की ज्वेलरी के साथ हल्का मेकअप किया हुआ था, जो उसकी सुंदरता को और भी उभार रहा था। ईशानी दीपिका को लेकर जैसे ही लॉन में आई, अर्जुन और केशव की नजरें उन दोनों पर जाकर अटक गई। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला। बेहद मस्ती भरे माहौल में दीपिका और केशव की हल्दी की रस्म पूरी हुई। बड़े अंदर जाकर मेहंदी की रस्म की तैयारियों में लग चुके थे, जो कि आज शाम को ही होने वाली थी। बाहर सिर्फ बच्चे ही थे, जो कि अब हल्दी की रस्मों को होली में बदल चुके थे। ईशानी अर्जुन से बचने की पूरी कोशिश में थी, पर अर्जुन एक सही मौके की तलाश में था। वहीं केशव ने अपने दोनों हाथों में घुली हल्दी लेकर सामने खड़ी दीपिका के गालों पर लगा दी। हैप्पी हल्दी दीपू। दीपिका घबराहट और शर्म से लाल हो गई। उसने हिम्मत करके अपने गाल को धीरे से केशव के गाल से लगाया और पीछे हो गई। आपको भी हल्दी मुबारक। दीपिका के इतना कहते ही केशव ने उसे बाहों में भर लिया, जिससे दीपिका आज कचा गई, मगर खुद ही उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों की ओर देखकर विपुल ने एक जोरदार सीटी मारी और बोला, क्या बात है, आज तो भाई के चेहरे की रौनक कुछ अलग ही है। वो ये बोल ही रहा था कि तभी मीनल एकदम से उसके पास आई और अपने दोनों हाथों से विपुल के गाल पर हल्दी मल दी और बोली, तुम्हें वो सूखे सूखे अच्छे नहीं लग रहे थे। मीनल हंस पड़ी तो विपुल उसकी हंसी में कहीं खो सा गया। केशव की आवाज़ से वो होश में आया और मीनल की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब मेरी बारी। इतना सुनते ही मीनल भागने को हुई, पर विपुल ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसे कैसे? तुमने तो मुझे रंग दिया, अब मेरी बारी है। मीनल अपनी कलाई छुड़ाने लगी, पर विपुल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वहीं रखे हल्दी के थाल से उसने अपने हाथों में हल्दी उठाई और मीनल को अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी। मीनल ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिलीं और कुछ अलग सा एहसास दोनों को छूकर गुजर गया। विपुल ने मीनल की कलाई छोड़ी तो वो वहां से शर्माते हुए भाग गई। ये देख विपुल के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई और दूसरी तरफ उन दोनों को देखती हुई मामी की मुस्कुराहट भी टेढ़ी और गहरी हो गई। चलो शुरुआत तो हुई। ईशानी दीपिका को लेकर उसके कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद दीपिका के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देख वो ईशानी से बोली, तू यहीं रुक, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आई। मगर ईशानी के आगे बोलने से पहले ही दीपिका बाहर जा चुकी थी। ये लड़की भी ना, हल्दी लगने के बाद यूं नहीं घूमते।
खुद में ही बोले जा रही थी ईशानी कि तभी अचानक से दरवाजा बंद होने की आवाज़ से वो पीछे पलटी और चौंक गई। अर्जुन अपने हाथों में हल्दी मले हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो उसकी आंखों की उतरी हुई तपिश को महसूस कर अपने कदम पीछे लेने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशानी अटकते हुए बोल रही थी। तुम्हें क्या लग रहा है? अर्जुन अपनी हथेलियों को आपस में मलते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ईशानी पीछे होती हुई दीवार से जा लगी थी। सांसों की लय बढ़ चुकी थी और आंखें वो तो कब से हार मान चुकी थी। अर्जुन उसके बेहद करीब आ गया था, इतना कि उसकी सांसें ईशानी को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। प्लीज अर्जुन, हल्दी मत लगाइए, मैं नहा चुकी हूँ, ईशानी अपनी कांपती आवाज से बोली। तो अर्जुन उसके कान के पास आकर बेहद मधोसी भरी आवाज में फुसफुसाया। तो कोई बात नहीं, अब की बार साथ साथ नहा लेंगे, पर हल्दी तो मैं जरूर लगाऊंगा। अर्जुन ने अपनी हथेलियों को उसके दोनों गालों पर लगाया तो ईशानी शर्म से सियर उठी। उसकी छुअन उसे होश खोने पर मजबूर कर रही थी। गालों से होते हुए कब अर्जुन के हाथ उसके गले तक पहुंचे, उन दोनों को ही पता नहीं चला। ईशानी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और वहां से जाने लगी तो अर्जुन ने उसके इर्द गिर्द दीवार पर अपनी बाहों का घेरा बना लिया और बोला, हूँ, अभी यह रस्म पूरी नहीं हुई, अब तुम्हारी बारी। ईशानी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, पर मेरे पास तो हल्दी नहीं है, जरा ध्यान से सोचो। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी सोच में पड़ गई कि तभी अर्जुन ने अपने गाल को उसके गाल से छुआ दिया। हैप्पी हल्दी ईशू। ईशानी की आंखें बंद हो चुकी थीं। उस पल की रूमानियत को वो दोनों भीतर तक महसूस कर रहे थे। उसके हाथ खुद ब खुद अर्जुन के कंधे पर आ टिके थे। अर्जुन ने अपना दूसरा गाल भी उसके दूसरे गाल से छुआया और कब उनके होंठ एक दूसरे से उलझ गए ये पता ही नहीं चला। अपने इस खूबसूरत एहसास को जी लेने के बाद दोनों दूर हुए तो अर्जुन शरारत से बोला, चलो हल्दी तो पूरी हुई, अब साथ में नहाकर फ्रेश भी हो जाते हैं। अर्जुन, उसकी बात सुनकर ईशानी के चेहरे की रंगत और गहरी हो गई। वो उसको बाहर की तरफ धीरे से धकेलते हुए बोली, आप ना बहुत बेशरम हो गए हैं। हाँ, क्योंकि मेरी प्यारी सी ईशू को तो शर्माने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो किसी एक को बेशरम बनना पड़ेगा ना। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया तो ईशानी उसे घूरते हुए बोली, आप बाहर जाइए, कोई आ जाएगा। डोंट वरी, जब तक दीपिका बाहर है कोई नहीं आएगा। अर्जुन ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया था। अच्छा, तो यह आप दोनों की मिली भगत है? ईशानी खुद को छुड़ाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें हल्दी लगाए बगैर मेरी रस्म नहीं पूरी होती। अच्छा, वैसे अब मेहंदी की रस्म में तुम ही मेहंदी लगवाओगी ना? अर्जुन उसकी हथेलियों को अपने सामने करते हुए बोला तो ईशानी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। देखना तुम, सबसे गहरा रंग तुम्हारी मेहंदी का आएगा। और वो क्यों? क्योंकि मुझ जैसा प्यार करने वाला यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। इतना बोल अर्जुन पीछे कदम लेते हुए बाहर निकल गया और ईशानी ने शर्माकर हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। हल्दी की रस्म के बाद अब बारी थी मेहंदी की, और इस रस्म के लिए घर के लिविंग हॉल को बेहद सुंदरता से सजाया गया था। बाहर जहाँ हॉल में पीला रंग अपने छटा बिखेर रहा था, वहीं अंदर सी ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन माहौल को खास बना रहा था। जीवन राम जी और कौशल्या जी कुछ दूर से मेहंदी लगवाती दीपिका को देखकर भावुक हो रहे थे। जीवन राम जी कौशल्या जी से भरी आवाज में बोले, आज हम धन्य हो गए कौशल्या, बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार मैं चाहकर भी नहीं ढूंढ पाता। दीपिका के चेहरे की चमक मेरे मन को अजीब सा सुकून दे रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपू के पापा, एक माँ के लिए उसकी बेटी के जीवन में एक अच्छे जीवन साथी का होना ही उसकी सच्ची खुशी होती है। आपने देखा अर्जुन जी ईशानी बिटिया का कितना ध्यान रखते हैं। बेचारी बच्ची, कितना कुछ सहा उसने अपने बचपन और जवानी में, पर देखिए अर्जुन बेटे के प्यार ने उसके चेहरे की चमक को वापस ला दिया। कौशल्या जी की बात सुनकर जीवन राम जी ने हाँ में सिर हिलाया, पर यह बात पीछे खड़ी मामी को गुस्सा दिला गई। हूँ, बेचारी बच्ची, पाल पोस कर हमने बड़ा किया और हमारा एहसान मानने की बजाय यहाँ ऐश कर रही है, और मेरी बेटी, उसका क्या? पर मैं भी यूं चुप नहीं बैठने वाली। मामी खुद में सुलग रही थी। तभी मीनल उसके पास आकर बोली, माँ मुझे नहीं लगवानी मेहंदी, मुझे नहीं पसंद ये सब। मामी चिढ़ते हुए बोली, चुपचाप जाकर मेहंदी लगवा और एक अच्छी सुशील बहू के सारे गुणों को घोट कर पी ले, समझी? उनकी बात सुनकर मीनल हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तू ये सब छोड़, ये बता, ईशानी का देवर पसंद आया तुझे? मामी की बात सुनकर मीनल बुरी तरह चौंक गई। ये तुम क्या कह रही हो? उसने मामी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मामी उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, क्यों, तू नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं हो?
जैसे ईशानी के पास हैं। देख, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया। अब तू उसे किस तरह अपनी तरफ झुकाती है, ये तू देख ले। बाकी मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इतना बोल वो मीरा जी की तरफ बढ़ गईं, जो उनसे अलग थलग बैठी थीं। दीपिका और ईशानी के हाथों में बेहद खूबसूरत मेहंदी लगी थी कि तभी केशव और अर्जुन दोनों आकर उनके अगल बगल बैठ गए। उन दोनों को यूं अपने साथ बैठा देख वो दोनों झिझक गईं कि तभी अर्जुन मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, हमें यहाँ माँ और अनीमा आंटी ने भेजा है। उसकी बात सुनकर ईशानी कुछ कहती कि तभी केशव बोला, अरे भाई, तुम दोनों के हाथों में मेहंदी लगी है तो तुम्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई है। जस्ट चिल। ये बोल दोनों ने अपनी अपनी बालियों की तरफ खाने का निवाला बढ़ाया। सबकी मौजूदगी में झिझकते और शर्माते हुए दोनों ने खाना खाया। वहीं अनाया को राधा जी खिला रही थी। मीनल ने मामी के कहने पर मेहंदी लगवा तो ली, पर खाना कैसे खाए, इसी उलझन में थी कि मामी ने जानबूझकर विपुल को कहा, बेटा मुझे अभी कुछ काम है कौशल्या जी के साथ, तो क्या तुम मीनल को खाना। बोलते हुए चुप हो गई। उनकी बात सुनकर विपुल चौंक गया। सॉरी आंटी, पर यूं एकदम से मीनल को खाना खिलाना, आई मीन, अरे तो क्या हुआ, तुम ईशानी के देवर हो और वो ईशानी की बहन, तो रिश्ता तो है ना। देखो ना बेचारी कैसे मुंह लटका कर बैठी है। उसकी बात बीच में काटते हुए मामी विनती वाले भाव में बोली, ठीक है, मैं देखता हूँ। विपुल ने इतना कहकर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब किसी न किसी में व्यस्त थे। हार कर उसने खाने की थाली लगाई और मीनल के पास जाकर बैठा और थोड़ा हिचकते हुए बोला, वो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना खिलाने के लिए कहा, तुम्हें भूख लगी है। उसको अपने पास बैठे देखकर मीनल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई और ऊपर से मुंह लटकाते हुए बोली, हाँ बहुत भूख लगी है, पर माँ को मेरी फिक्र ही कहाँ है। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे कहा है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। क्या सच में। मीनल दिखावे के लिए चौंकी। हाँ, अब प्लीज़ तुम जल्दी से खा लो, मुझे और भी काम है। विपुल ने खाने का निवाला तोड़ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने शर्माते हुए खा लिया। वहीं इस नज़ारे को देख अर्जुन और ईशानी के होश उड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बार फिर सामने नज़र घुमाई। ये क्या हो रहा है। अर्जुन उठने ही लगा था कि ईशानी ने उसके कंधे पर अपना सर रख उठने नहीं दिया। अभी नहीं अर्जुन, अभी सही वक्त नहीं है। आप अभी के लिए उन दोनों से अपना ध्यान हटाइए और अपने दोस्त की खुशी में खुश रहिए प्लीज़। ईशानी ने उसे तो रोक लिया, पर खुद के भीतर अनजाना सा डर बैठ गया। ये मामी और मीनल आखिर चाहती क्या है। ईशानी के जहन में यह सवाल कांटे की तरह अटक गया था। नेक्स्ट पार्ट।